नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, सबसे बड़ा गुंडा पार्ट 4। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। इस बार खुद ही जगमोहन के बगल में बैठा था और पीछे वाली सीट पर देवराज चौहान महाजन के साथ बैठा था। महाजन बेचैन था, बार बार देवराज चौहान को देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर चट्टान सी कठोरता उभरी पड़ी थी। बेबी ने क्या कर डाला है तुम्हारा? महाजन ने देवराज चौहान से पूछा। उसको खत्म करना है, देवराज चौहान कुर्राया। क्या? महाजन चिहुक कर देवराज चौहान को देखने लगा। क्या कहा तुमने? उसे बुरी मौत मारना है, ड्राइव करता जगमोहन दांत खींचे बोला। लेकिन क्यों? क्या किया है बेबी ने? महाजन का मुंह खुला रह गया था। देवराज चौहान के दांत खींचे रहे। बताओ तो, ऐसा क्या कर डाला बेबी ने जो तुम लोग उसकी जान ले लेना? याद नहीं आ रहा क्या किया है, देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में कहा। क्या? महाजन की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें याद नहीं आ रहा कि बेबी को क्यों मारना चाहते हो? खुदे ने गर्दन घुमाकर पीछे देवराज चौहान को देखा। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा कि? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद ना आए कि? चुपचाप बैठा रहे। देवराज चौहान ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। तुम पागलों वाली बात कर रहे हो कि तुम्हें याद नहीं आ रहा कि क्यों बेबी को मारना? देवराज चौहान ने उसी पल महाजन के सिर के बाल पकड़ लिए। महाजन कराहा। चुप रह वरना, कहकर देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल छोड़े। मैं चुप नहीं रहूंगा, महाजन बोला। मैं? तभी देवराज चौहान का हाथ घूमा। महाजन सतर्क था। उसने फौरन देवराज चौहान की कलाई थाम ली। देवराज चौहान ने गुर्राकर महाजन को देखा। तुम मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे देवराज चौहान। मुझ पर हाथ उठाना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। महंगा? देवराज चौहान गुर्राया और महाजन पर झपट पड़ा। महाजन भी गुस्से में देवराज चौहान से लिपट गया। कार में इतनी जगह नहीं थी कि वे लड़ सकें। ये क्या कर रहे हो? खुदे जल्दी से कह उठा। चलती कार में झगड़ा क्यों कर रहे हो? इसके साथ ही खुदे किसी प्रकार आगे से पीछे आया और दोनों को अलग करके उनके बीच आ बैठा। देवराज चौहान का चेहरा धधक रहा था। महाजन भी क्रोध में आ चुका था। तुम बताओ जगमोहन, क्यों बेबी की जान के पीछे हो? महाजन ने पूछा। मुझे याद नहीं, जगमोहन दांत पीसकर बोला। लेकिन ये याद है कि उसे खत्म कर देना है। ये कैसे हो सकता है कि याद न हो कि क्यों बेबी को? तूने सुना नहीं कि याद नहीं? पागल हो चुके हो तुम दोनों, महाजन गुस्से से झल्लाकर बोला। कहते हो बेबी की जान लेनी है, परंतु ये भूल रहे हो कि क्यों जान लेनी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? मुझे बताओ, बात क्या है? कोई जवाब नहीं मिला। कार तेजी से दौड़ रही थी। देवराज चौहान, तुम बेबी से कब मिले? नहीं मिला, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैंने पूछा है आखिरी बार कब मिले? जब पूर्व जन्म में गए थे, उसके बाद नहीं मिला। उस बात को तो कई महीने हो गए, तब से बेबी से नहीं मिले? नहीं। तो फिर बेबी के पीछे क्यों हो? क्या उसने तुम लोगों का कोई काम खराब किया है? पता नहीं, देवराज चौहान गुर्राया। महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो खुदे से बोला। तुम कौन हो? हरीश खुदे। इनके साथ क्यों हो? मोना चौधरी को खत्म करने के बाद ये डकैती करेंगे। मैं इनके साथ काम करूंगा और करोड़ों कमा लूंगा। मेरा मतलब है कि तुम इस बारे में क्या जानते हो कि ये बेबी को क्यों मारना चाहते हैं? ये मुझे नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? नहीं, खुदे ने इनकार में सिर हिलाया। इससे पहले सुबह से ही पूरबनाथ साठी के पीछे थे दोनों। उसका किस्सा घंटा भर पहले ही खत्म किया। और अब पूरबनाथ साठी? महाजन चौंका। वो अंडरवर्ल्ड डॉन? वो ही, खुदे ने सिर हिलाया। वो मर गया? घंटा भर पहले ही मारा है उसे और अब मोना चौधरी की तलाश में लग गए। मैं सुबह से ही इनके साथ हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, कुछ भी खाया नहीं, भूख लग रही। साठी को क्यों मारा? महाजन के होठों से निकला। मरने से पहले साठी ने भी यही पूछा था कि उसे क्यों मारा जा रहा है। तब भी इन्होंने यही कहा था कि ये बात इन्हें याद नहीं आ रही कि उसे क्यों मार रहे हैं, परंतु मारना है उसे। महाजन ने बेचैनी से पहलू बदला। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ पता चले।
महाजन होठ भींचकर बोला, जब मुझे नहीं पता चला तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? खुदे ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु साठी को जिस तरह घेर कर मारा इन्होंने, उस पर तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा। आधे घंटे बाद जगमोहन ने पारसनाथ के रेस्टोरेंट की पार्किंग में कार रोक दी। महाजन परेशान था, गंभीर था। बाहर निकल। इंजन बंद करते जगमोहन बोला, फिर खुदे से कहा, तू कार में ही रहना। खुदे ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान, जगमोहन और महाजन कार से निकले और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। अब मोना चौधरी नहीं बचने वाली। खुदे बड़बड़ा उठा। उसी पल खुदे का फोन बज उठा। हेलो, खुदे ने फौरन बात की। तुम पहुंचे नहीं घर? टुन्नी की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरी जान को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मेरा। खुदे मुस्कुरा पड़ा। होगा क्यों नहीं, मैंने मटर पनीर जो बना रखा है। कितनी देर में पहुंच रहे हो? तुम ही तो सुबह कह रही थी कि घर में ना बैठा करूं, बाहर जाया करूं। और अब? तब की बात और थी। तब मैंने मटर पनीर नहीं बनाया था। रास्ते में हो क्या? नहीं, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। देवराज चौहान के साथ? हाँ, वो तो तुम्हारी ठुकाई कर रहा है। तुमने ही तो बताया था। फिर उसके साथ? वो ठुकाई नहीं थी, प्यार मोहब्बत की बातें थी। खुदे ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम मर्दों से भी प्यार मोहब्बत करते? वो वाला प्यार मोहब्बत नहीं, ये मर्दों वाला प्यार मोहब्बत होता है। ठुकाई करना? कुछ भी कह ले। देवराज चौहान ने तुम्हें सुबह जो घर पर ठोका था, वो भी प्यार मोहब्बत था क्या? छोड़ा कर, एक ही बात को मत पकड़ लिया कर। कब तक घर पहुंचोगे? अभी कुछ पता नहीं। ये काम थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है। नोट वोट मिलेंगे या किस्मत ने साथ दिया तो हमारा आगे का वक्त बहुत बढ़िया रहेगा। तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो। वो जो लट चढ़ा था उसका क्या हुआ? वो तो चढ़ा हुआ है। तेरे को घर आकर समझाऊंगा। बिल्ला जब घर आए तो घर का दरवाज़ा भी मत खोलना। खोलना तो पड़ेगा। मैंने उसे घिया, तोरी, टिंडे लाने को कह दिया था। वो सब्जी लेकर आएगा। उसे क्यों कहा? वो तो मैं ले आता। मटर पनीर मत खिलाना उसे। वो तो तुम्हारे लिए रखे हैं, उसे क्यों खिलाऊंगी? रात तक आ जाओगे ना? अभी पता नहीं, तो बाद में फ़ोन करना। लट के बारे में बिल्ला से मत पूछना, कहकर खुदे ने फ़ोन बंद कर दिया। शाम के 6:30 बजे थे, इसलिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ जैसी कोई बात नहीं थी। 2-3 ग्राहक ही वहाँ खाना खा रहे थे। एक आदमी कॉफ़ी के लिए बैठा था। यूनिफॉर्म में वेटर चुस्त से घूम रहे थे। रेस्टोरेंट में हर तरफ सजावट नज़र आ रही थी। पारसनाथ रेस्टोरेंट के हॉल में था। आज रात हॉल को कुछ लोगों ने पार्टी के लिए बुक किया था। 7 बजे उन लोगों ने आना शुरू कर देना था। रेस्टोरेंट का स्टाफ हॉल की सजावट करने में व्यस्त था, जो कि लगभग पूरी हो चुकी थी। पारसनाथ ये चेक कर रहा था कि कोई कमी न रह जाए। तभी डिसूजा ने हॉल में प्रवेश किया और पास आकर बोला, महाजन साहब आए हैं? आता हूँ। पारसनाथ ने सिर हिलाया। उनके साथ देवराज चौहान और जगमोहन भी हैं, डिसूजा ने कहा। पारसनाथ ने आंखें सिकोड़ कर डिसूजा को देखा। देवराज चौहान और जगमोहन? हाँ, परंतु दोनों गुस्से में लग रहे हैं। चेहरे कठोर हैं, आंखें लाल हैं। मुझे तो कोई पंगा हुआ लगता है। महाजन साहब भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे उनके साथ। कोई बात तो है ही। चलो। पारसनाथ फौरन पलटा और हॉल के बाहर की तरफ बढ़ गया। डिसूजा के साथ पारसनाथ जब बाहर निकला तो रिसेप्शन की तरफ महाजन, देवराज चौहान और जगमोहन खड़े दिखे। वो उन्हीं की तरफ बढ़ गए। पास पहुंचते ही पारसनाथ ने मुस्कुराकर देवराज चौहान और जगमोहन से कहा, तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा लगा। जबकि उनकी लाल आंखें और कठोर चेहरे देखकर वो सतर्क हो गया था। मोना चौधरी कहाँ है? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में महाजन से पूछा। बेबी अभी तक यहाँ पहुँची कि नहीं? महाजन ने पारसनाथ को देखा। पारसनाथ सतर्क हो गया था। गड़बड़ का एहसास हो गया था उसे। मोना चौधरी ने आज यहाँ नहीं आना था। मोना चौधरी भी आ जाएगी। पारसनाथ ने चेहरे पर मुस्कान रखी। तब तक हम उधर बैठते हैं। हमें बैठना नहीं है, मोना चौधरी चाहिए। जगमोहन दांत पीछे कह उठा। बहुत गुस्से में लग रहे हो, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी आती होगी। डिसूजा? जी, डिसूजा फौरन बोला। इन्हें छत पर बने कमरे में ले जाओ। मोना चौधरी आए तो उसे इनके पास भेज देना।
मैं कुछ देर बाद वहाँ आता हूँ। इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना। पारसनाथ कहने के बाद महाजन से बोला, बात क्या है? ये बेबी की हत्या करना चाहते हैं क्या? पारसनाथ हैरान सा रह गया। मेरे साथ झगड़ा करके ये जबरदस्ती मुझे यहाँ तक लाए हैं। बेबी का पता पूछ रहे। वो हमारे हाथ बुरी मौत मरेगी। देवराज चौहान गुर्रा उठा। कुछ देर पहले ये पूरबनाथ साठी को मारकर आए हैं। महाजन गंभीर स्वर में कह रहा था। पूछने पर ये कहते हैं कि इन्हें पता नहीं बेबी को क्यों मार रहे हैं। भूल गए हैं कि क्यों मार। बातों में वक्त बर्बाद मत करो। जगमोहन गुर्राया। मोना चौधरी को जल्दी बुलाओ। पारसनाथ ने किसी तरह खुद को संभाला। मोना चौधरी रास्ते में है, आ रही है। पारसनाथ ने कहा, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। डिसूजा, इन्हें ऊपर ले जाओ। महाजन, तुम इनके साथ ही रहो। मेरे ख्याल में कोई गलतफहमी पैदा हो। हमें कोई गलतफहमी नहीं है पारसनाथ। देवराज चौहान की आंखें सुलग उठी। उसको मैंने बुरी मौत मारना है। अगर मोना चौधरी सामने नहीं आई तो हम तुम दोनों को खत्म। डिसूजा उन्हें वहां से ले गया। उनके जाते ही पारसनाथ ने मोना चौधरी को फोन किया। बात हो गई। देवराज चौहान से तुम्हारी क्या बात हुई मोना चौधरी? पारसनाथ ने सपाट गंभीर स्वर में पूछा। देवराज चौहान से? मोना चौधरी की उधर से आती आवाज कानों में पड़ी। कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? महाजन अभी अभी देवराज चौहान और जगमोहन के साथ यहाँ पहुंचा। दोनों बहुत गुस्से में हैं और तुम्हें खत्म करने को कह रहे हैं। महाजन के साथ शायद उन्होंने मारपीट की है। मोना चौधरी ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। मुझे वो अपने इरादे के पक्के लग रहे हैं मोना चौधरी। कोई बात नहीं है पारसनाथ। मेरी देवराज चौहान से तब मुलाकात हुई थी जब हम पूर्व जन्म में गए थे। उसके बाद नहीं मिले वो। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, तुमने अनजाने में ऐसा कुछ कर दिया हो जिससे देवराज चौहान ऐसी स्थिति में आ गया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या देवराज चौहान और जगमोहन पागल हो गए हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कुछ तो हुआ ही है। महाजन दोनों को ये कहकर यहाँ लाया है कि तुम यहाँ आने वाली हो। वो दोनों बेसब्री से तुम्हें बार बार पूछ रहे हैं, तुम्हें खत्म करने को कह रहे हैं। मैं आऊँ क्या? मैं तुम्हें यहाँ आने की सलाह नहीं दूंगा। वो दोनों खतरनाक मूड में हैं। पारसनाथ के होठ भिंच गए। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। अभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने उन्हें महाजन के साथ छत वाले कमरों में भेज दिया है। अगर किसी तरह की आवाज़ें भी उठे तो रेस्टोरेंट तक ना पहुंच सके। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उनसे तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? पूरा विश्वास है। तुम उनसे पूछो कि वो मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। उनसे बात करने के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा, परंतु तुम इधर आने की सोचना भी मत। इस वक्त तुम सामने आ गई तो बात बढ़ सकती है। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ तो हुआ ही है मोना चौधरी। तुमने कहा था कि मोना चौधरी यहाँ पर है। देवराज चौहान गुस्से से बोला। लेकिन वो? डिसूजा उन्हें लेकर छत पर बने कमरों में आ पहुंचा था। जिस कमरे में उन्हें लाया गया वहाँ सोफे लगे थे, एसी लगा था। डिसूजा ने एसी ऑन किया तो देवराज चौहान कह उठा था, मैंने ये नहीं कहा था कि बेबी यहाँ पर होगी। महाजन भी उखड़ गया। मैंने कहा था वो यहाँ आने वाली है और तुम अपना लहजा सुधारो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम इस तरह बात कर रहे। तेरी तो। जगमोहन एकाएक गुर्राकर महाजन पर झपट पड़ा। महाजन से वो आ टकराया, परंतु महाजन ने उसे जोरों से धक्का दिया। जगमोहन पीछे होता सोफे पर जा गिरा। ये सब देखकर डिसूजा ठगा सा खड़ा रह गया था। उसी पल देवराज चौहान का हाथ घूमा और महाजन से जा टकराया। महाजन जोरों से लड़खड़ाया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? डिसूजा एकाएक तेज स्वर में कह उठा। देवराज चौहान डिसूजा की तरफ घूमा और उसका घूसा डिसूजा के चेहरे पर जा लगा। डिसूजा पीछे दरवाजे से जा टकराया, फिर संभल कर क्रोध से भरा देवराज चौहान पर झपटने ही वाला था कि महाजन कह उठा, अपने को संभालो डिसूजा, कुछ मत करो। डिसूजा दांत भींचकर ठिठक गया। तब तक जगमोहन खड़ा हो चुका था और तेजी से महाजन पर झपटा। मुंह से बात करो बेवकूफ। महाजन ने हाथ आगे करके उसे रोका, वरना इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है।
देवराज चौहान ने जगमोहन की बाह पकड़कर पीछे किया और दांत खींचकर बोला, मोना चौधरी कहाँ है? थोड़ा इंतजार करो, अभी आ जाएगी। महाजन ने शब्दों को चबाकर कहा। जरूर आएगी? हाँ, महाजन ने कहा और सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर गुस्सा टिका था। डिसूजा उसी पल वहां से चला गया था। देवराज चौहान और जगमोहन भी बैठ गए। चेहरे गुस्से से भरे थे, आंखें लाल थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद महाजन बोला, तो तुम दोनों ने पूरबनाथ साठी जैसे डॉन को मार दिया? दोनों की निगाह महाजन पर थी। साठी को क्यों मारा? क्या बात हुई थी? महाजन ने पूछा। तेरे को जानने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान कुर्राया। तुम लोगों के साथ जो है खुदे। उसने कहा कि उसे मारने की वजह भी तुम लोगों को याद नहीं थी, बस उसे मार दिया। तुम्हें इससे क्या? जगमोहन ने होठ खींचकर कहा। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि साठी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो? तुम्हें इससे क्या? जगमोहन गुर्रा उठा। इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। बेबी से तो मतलब है, महाजन तीखे स्वर में कह उठा। तो बेबी की जान क्यों लेना? तभी पारसनाथ ने भीतर प्रवेश किया और ठिठक कर सबको देखा। डिसूजा बता रहा है कि यहाँ झगड़ा हो रहा है। पारसनाथ बोला। इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, महाजन ने कड़वे स्वर में कहा। ये दोनों गली के गुंडे की तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बात कम करते हैं और हाथ ज्यादा उठा रहे हैं। बात बात पर भड़क उठते हैं। पारसनाथ ने गहरी नजरों से देवराज चौहान और जगमोहन को देखा, फिर आगे बढ़कर सोफा चेयर पर बैठ गया और पैकेट निकालकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो। नहीं, मुझे मोना चौधरी चाहिए। देवराज चौहान कुर्रा उठा। वो आ रही है, रास्ते में है, मैंने उससे फ़ोन पर बात की है। पारसनाथ ने शांत स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। मेरे बात करने पर वो कहती है कि देवराज चौहान और जगमोहन से उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो देवराज चौहान का चेहरा सुलग रहा था, जबकि तुम लोग उसकी हत्या करने के लिए उसे। वो कहाँ है? मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूँ। देवराज चौहान गुस्से से कांपते कह उठा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसे क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है देवराज चौहान? पारसनाथ गंभीर और सख्त स्वर में कह उठा। मुझे बताओ क्या बात है, क्यों तुम मोना चौधरी के पीछे पड़े हो? इनका जवाब है कि कारण इन्हें नहीं पता। महाजन दांत खींचकर बोला। भूल गए हैं ये कि बेबी को क्यों मार देना चाहते हैं? ये सच है? पारसनाथ ने देवराज चौहान को देखा। हाँ, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्यों मोना चौधरी को मारना चाहता हूँ। शायद भूल। बहुत हो गया देवराज चौहान, पारसनाथ सख्त स्वर में कह उठा। अब तक हम तुम्हारी बात सुनते आ रहे थे, लेकिन ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि मामला क्या है, नहीं तो। तभी देवराज चौहान दांत पीसते हुए पारसनाथ पर झपट पड़ा। मुझे मोना चौधरी का पता बताओ, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। दोनों टकराए और उलझते चले गए। फिर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और पारसनाथ के पेट से टिका दी। पारसनाथ ठिठक कर रह गया। उसके चेहरे पर कठोरता थी। ये देखकर महाजन हक्का पक्का रह गया। वो महसूस कर रहा था कि देवराज चौहान और जगमोहन का जो व्यवहार है, उस वजह से कभी भी बात बढ़ सकती है। और अब देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली थी। तुम जानते हो देवराज चौहान कि तुम ये क्या कर रहे हो? पारसनाथ ने कठोर स्वर में कहा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। देवराज चौहान कुर्राया। मोना चौधरी यहाँ नहीं आने वाली। मैंने ठीक कहा ना? तुम लोग मुझे उलझा रहे हो यहाँ। अब मैं तुम्हें शूट करने जा रहा। उसी पल महाजन ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और जगमोहन पर झपट पड़ा। जगमोहन कुछ पलों के लिए महाजन की तरफ से असावधान हो गया था। हिलना मत। महाजन ने उसके सिर से रिवॉल्वर लगा दी। जगमोहन गुर्राकर रह गया। देवराज चौहान ने उधर नजर मारी, फिर खतरनाक स्वर में बोला, जगमोहन को छोड़ दो, वरना मैं पारसनाथ को शूट कर दूंगा। तुम पारसनाथ को छोड़ दो, महाजन ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं तो मैं जगमोहन को मार दूंगा। देवराज चौहान ने दांत पीसे। महाजन जड़ता से खड़ा रहा। मुझे मोना चौधरी का पता बता दो, तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देवराज चौहान गुर्राया। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी ये बात पूरी कर देंगे? महाजन ने कड़वे स्वर में कहा। बेबी का पता ठिकाना
तो तुम्हें मरते दम तक नहीं बताएंगे। वैसे मुझे हैरानी है तुम्हारी हालत पर कि तुम। तभी दरवाजे पर एकाएक डिसूजा दिखा और उसने देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। डिसूजा अकेला नहीं था। उसी पल दरवाजे पर एक के बाद एक 3 आदमियों ने प्रवेश किया और वो देवराज चौहान और जगमोहन पर झपट पड़े। चंद पलों के लिए लगा जैसे कमरे में तूफान सा आ गया हो। देवराज चौहान के हाथों से रिवॉल्वर निकल गई। 2 आदमियों ने उसे जकड़ लिया था। उधर डिसूजा ने एक अन्य आदमी के साथ जगमोहन को गिरफ्त में ले लिया। कमीनों, कुत्तों, जगमोहन दहाड़ उठा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। देवराज चौहान अपने को आजाद कराने की पूरी चेष्टा कर रहा था, परंतु सफल न हो सका। महाजन साहब, जगमोहन को थामी डिसूजा बोला, मेरी जेब में डोरी है, वो निकालिए, इन दोनों को बांध देते हैं। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन को बांधा जाने लगा। पारसनाथ के खुरदुरे चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। उसने सिगरेट सुलगा ली। देवराज चौहान और जगमोहन के मुंह से गुर्राहटें निकल रही थी। वो अपने को आज़ाद कराने की चेष्टा में तड़प रहे थे, परंतु उनकी टांगों को बांध दिया गया था। हाथ पीछे करके बांध दिए गए थे। रेशम की पतली और मजबूत डोरी थी जिसे कि तोड़ पाना भी संभव नहीं था। देवराज चौहान तड़प कर कह उठा, तुम सब मरोगे। तुम बेबी से मिलना है ना तुम्हें? अभी उसे बुला देते हैं। महाजन कड़वे स्वर में बोला। तुम दोनों को इस हाल में देखकर वो हैरान जरूर होगी। कहने के साथ ही महाजन ने मोबाइल निकाला। मोना चौधरी को अभी फोन मत करो, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। क्यों? महाजन ने पारसनाथ को देखा। मुझे इनसे बातें कर लेने दो। पारसनाथ ने कश लिया। जगमोहन और देवराज चौहान कमरे के फर्श पर बंधे पड़े थे और बंधनों को खोलने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु कोई फायदा नहीं हो रहा था। बंधन खुलने वाले नहीं थे। तुम लोग जाओ, पारसनाथ ने डिसूजा और बाकी तीनों से कहा। वो चारों वहां से चले गए। पारसनाथ ने कुर्सी खींची और देवराज चौहान जगमोहन के पास जा बैठा। दोनों सुर्ख आंखों से पारसनाथ को देख रहे थे। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, इनका दिमाग खराब हो चुका है, महाजन कह उठा। इनका व्यवहार कैसा लगता है महाजन? गुंडों जैसा, जैसे पूरी मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा ये ही हो, महाजन ने दांत खींचकर कहा। मैंने इनको इस तरह का व्यवहार करते कभी नहीं देखा। पारसनाथ गंभीर था। देवराज चौहान गुर्राकर कह उठा, तुम दोनों भी अब मरोगे। हमारे हाथ पांव बांधने का मतलब जानते हो? हम तुम्हें। तुम मोना चौधरी को मार देने को कह रहे हो, पारसनाथ बोला। इसका मतलब जानते हो? हाँ, दांत भींचे देवराज चौहान ने। क्या? हाँ, वो हमारे हाथों बुरी मौत मरेगी। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, देवराज चौहान ने दांत किटकिटाकर कहा। उसके बाद हम तुम्हें छोड़ेंगे क्या? तुम दोनों को भी मार देंगे हम, जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। सबसे बड़े गुंडे बन गए हो मुंबई में, महाजन जहरीले अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। तुम चुप रहो, पारसनाथ ने महाजन से कहा। मुझे बात करने दो। महाजन खामोश रहा। देवराज चौहान, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हम अभी भी बातचीत से मामला सुलझा सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब तुम ये बता दो कि मोना चौधरी को क्यों मारना चाहते हो। तू भी नहीं बचेगा पारसनाथ, देवराज चौहान गुर्रा उठा। बताओ, मोना चौधरी को क्यों मारना? एक बार हमारे हाथ खुल जाएं, जगमोहन दांत पीस उठा, फिर मैं तुम दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरे को बोला पारसनाथ, महाजन व्यंग से बोला। ये अब मुंबई के सबसे बड़े गुंडे बन गए हैं। पारसनाथ ने कश लिया। नजरें देवराज चौहान और जगमोहन पर थी। हमसे झगड़ा मोल लेना सस्ता सौदा नहीं है, पारसनाथ ने शांत स्वर में कहा। ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा झगड़ा किसी को भी मौत के अंजाम तक पहुंचा सकता है। दूसरी स्थिति में तुम लोग अब तक अपने अंजाम तक पहुंच चुके होते, परंतु इस बारे में बदले हालातों को समझने की चेष्टा कर रहा हूं देवराज चौहान। पहले 2 बार मोना चौधरी को ही तुम पर गुस्सा आया, वो तुम्हारे पीछे पड़ी, परंतु ऐसी हरकत अब तुमने पहली बार की। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। ये हमें धमकी दे रहा है, जगमोहन गुर्रा उठा। तू मेरे हाथों बहुत बुरी मौत मरेगा पारसनाथ, देवराज चौहान बंधनों में जकड़ा तड़प कर बोला। तुम इस वक्त मेरे काबू में हो, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ।
पारसनाथ का स्वर गंभीर था। मार मार के दिखा। देवराज चौहान ने दांत किटकिटाए। जब तक तुम दोनों बंधनों में हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि तुम लोग भारी गलती कर रहे हो। गलतफहमी हो गई है तुम्हें, जो मोना चौधरी के पीछे पड़ गए। मोना चौधरी का यकीन के साथ कहना है कि तुम्हारे साथ उसका कोई पंगा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। ऐसे में उसे उलझन है कि तुम क्यों उसके। वो है कहाँ? देवराज चौहान गुर्रा उठा। सुना सबसे बड़े गुंडे का लहजा? महाजन जहरीले अंदाज में कह उठा। जगमोहन की सुर्ख आंखें महाजन की तरफ उठी। बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महाजन। पता है मुझे कि तुम बेबी को भी मार दोगे, मुझे और पारसनाथ को भी मार दोगे। सबसे बड़े गुंडे हो तुम। महाजन का स्वर कठोर हो गया। तुम इस वक्त अपने को नहीं देख रहे कि तुम कैसे बात कर रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें शांत और समझदारी का व्यवहार करते देखा है, परंतु आज तो तुमने हद ही कर दी। जगमोहन ने राधा पर हाथ उठाकर उसे बेहोश कर दिया। गुंडों की तरह मुझे मारने लगे। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे देवराज चौहान। कुत्ता साला। देवराज चौहान गुर्रा उठा। पारसनाथ के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोला, गालियां देनी बंद कर दो देवराज चौहान। मैं फिर शुरू से बात शुरू करता हूँ। तुम क्यों मोना चौधरी की जान लेना चाहते हो? वो कुतिया। गाली नहीं। पारसनाथ शांत था। मोना चौधरी को क्यों मारना चाहते हो? मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसे खत्म कर देना है मैंने। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम्हें याद नहीं कि तुम मोना चौधरी को क्यों मारना चाहते हो। जगमोहन भी तुम्हारी तरह भूल गया कि तुम लोग मोना चौधरी के पीछे क्यों पड़े। मुझे याद नहीं। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहटें निकली। लेकिन मोना चौधरी को मारकर ही रहूंगा। वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। ऐसी बुरी मौत दूंगा उसे कि तुम दोनों भी नहीं बचोगे। जगमोहन दांत पीस उठा। पारसनाथ ने कष्ट देकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसल कर उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर सोच और गंभीरता थी। नजरें बार बार देवराज चौहान और जगमोहन पर जा रही थी। मैं चाहता था कि मामला सुलझ जाए, परंतु तुम लोग ऐसा चाहते ही नहीं। कि एक बार हमें खोल के देख, हम सारे मामले अभी सुलझा देते हैं। जगमोहन तड़प कर बोला। पारसनाथ ने पलटकर महाजन को देखा। कर ली सबसे बड़े गुंडे से बात? महाजन व्यंग से कह उठा। इन्हें बंधा रहने दो। पारसनाथ दरवाजे की तरफ बढ़ते कह उठा, हम नीचे चलते हैं। लेकिन महाजन ने कुछ कहना चाहा। आओ तो। दोनों कमरे से बाहर निकले। देवराज चौहान और जगमोहन उन्हें चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगे। पारसनाथ ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से अभी भी उनकी आवाजें आ रही थी। पारसनाथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कह उठा, ये देवराज चौहान और जगमोहन नहीं है। क्या मतलब? महाजन चौंका। ये वो देवराज चौहान और जगमोहन नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये बदले हुए हैं। तुम ठीक कह रहे हो कि ये गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जैसे सबसे बड़े गुंडे हों। दोनों शांत और अपने काम से मतलब रखने वाले हैं, परंतु आज का व्यवहार मेरी समझ से बाहर है। पूछने पर जवाब देते हैं कि उन्हें याद नहीं वो क्यों मोना चौधरी को मारना चाहते हैं। कितनी अजीब बात है। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि ये देवराज चौहान और जगमोहन है। लेकिन है तो। हाँ है तो। पारसनाथ नीचे वाली मंजिल पर पहुंचा। भाभी कहाँ है? महाजन ने पूछा। मेरी बहन के यहाँ गई है सितारा, कल या परसों आएगी। दोनों कुर्सियों पर जा बैठे। इनकी आंखों को देखा है? महाजन ने कहा। लाल हो रही हैं, जैसे दुनिया भर का क्रोध इनकी आंखों में आ गया हो। बात तो करनी जैसे भूल गए हैं। इन हालातों में ये बेबी के पीछे हैं, तो बात ज़रूर है कुछ। तुम्हारा मतलब कि मोना चौधरी ने कुछ किया हो सकता है जिसका वास्ता देवराज चौहान से हो? हाँ, परंतु मोना चौधरी ऐसा कुछ होने से इनकार करती है। शायद बेबी उस बारे में भूल गई होगी, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। पारसनाथ के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बात कुछ तो है? मोना चौधरी से बात करके देखता हूँ। पारसनाथ ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। तभी डिसूजा ने भीतर प्रवेश करते पूछा, वो दोनों किस हालत में हैं सर? बंधे पड़े हैं, पारसनाथ ने कहा। एक आदमी को दरवाजे के बाहर लगा दो। डिसूजा चला गया। पारसनाथ ने फ़ोन कान से लगाया। बेल गई और मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो। मोना चौधरी
पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान और जगमोहन ऊपर के कमरे में हैं। उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं। वो बेकाबू हो रहे थे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली थी। तो बात यहाँ तक आ पहुंची। यहाँ से भी ज़्यादा बात है। वो बहुत गुस्से में हैं और अपने इरादे से पीछे हटने वाले नहीं। वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे और एक ही बात कही जा रहे हैं कि तुम्हें खत्म करना है। हम उन दोनों को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में तुमसे अनजाने में ऐसा कुछ हो गया है जिससे देवराज चौहान तुम्हारे पीछे पड़ा। मुझसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोना चौधरी का स्वर कानों में पड़ा। बिना वजह तो वो गुस्से में पागल होने वाला नहीं। वजह क्या बताते हैं? उधर से मोना चौधरी ने पूछा। उनका जवाब है कि उन्हें याद नहीं वो क्यों तुम्हें मारना चाहते हैं। पारसनाथ ने बताया। ये क्या बात हुई? तुम ठीक कहती हो कि ये कोई बात नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि कोई खास ही बात है जो वो छिपा रहे हैं। जो भी हो, इस वक्त वो हमारे काबू में है। कहो तो उन्हें खत्म कर दें। इस वक्त ये काम बहुत आसान है। मोना चौधरी की आवाज़ नहीं आई। पारसनाथ भी खामोश रहा। मैं वहाँ आ रही हूँ पारसनाथ। एक बार मैं देवराज चौहान से बात करना चाहूँगी। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। पारसनाथ ने मोबाइल कान से नीचे करते महाजन से गंभीर स्वर में कहा, मोना चौधरी यहाँ आ रही है। देवराज चौहान और जगमोहन के होठों से रह रहकर गुर्राहटें निकल रही थी। उनके चेहरे वैशी जानवर की तरह हो रहे थे। आंखों में लाली पड़ गई थी। कुत्तों ने हमें बांध दिया। देवराज चौहान बंधनों से आज़ाद होने के लिए तड़प रहा था। ये भी मरेंगे हमारे हाथों से। जगमोहन एक तरफ सरकता गुर्रा उठा। बहुत बुरी मौत मरेंगे। वो खिसकता खिसकता सोफे के कोने में पहुंचा और कोने वाले हिस्से से पीछे बंधी कलाइयों के बंधन रगड़ने लगा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, फिर गुर्राया। हो जाएगा? होगा कैसे नहीं। जगमोहन ने दांत खींचे। आज़ाद तो होना ही है। साले कुत्ते, धोखे से हमें फांस दिया। देवराज चौहान मौत भरे स्वर में कह उठा। हमने गलती की। जगमोहन अभी तक बंधी कलाइयों की रस्सी को सोफे के कोने से रगड़े जा रहा था। मोना चौधरी को मारने आए हैं तो उसके सांपों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक बार हम बंधनों से आज़ाद हो जाएं, फिर इन्हें नहीं छोड़ूंगा। साठी की तरह ही मोना चौधरी को मारूंगा। नहीं, साठी तो आसान मौत मर गया। मोना चौधरी को बुरी मौत मारूंगा, बहुत बुरी। जगमोहन तेजी से अपने काम में लगा रहा। आधे घंटे बाद जाकर जगमोहन को सफलता मिली। लगातार रगड़े जाने की वजह से वो नायलॉन की मजबूत डोरियां कट गई थी। जगमोहन ने अपनी कलाइयां आज़ाद की। जूतों से छोटा चाकू निकाला और पिंडलियों के बंधन भी काटे और फिर देवराज चौहान के बंधनों को काटकर उसे भी आज़ाद कर दिया। देवराज चौहान फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। दोनों की लाल सुर्ख आंखें मिली। देवराज चौहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जगमोहन ने उसे रोका। बाहर कोई हो सकता है। आवाज़ में गुर्राहट थी। तो आहिस्ता से, सावधानी से, जगमोहन ने दांत खींचकर कहा और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने की चेष्टा की तो दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा ऐसा था कि बाहर नहीं देखा जा सकता था। एकाएक जगमोहन फर्श पर लेट गया। दरवाजे के नीचे की झिर्री से उसने बाहर देखने की चेष्टा की और वो सफल भी रहा। मामूली सी झिर्री थी और उसमें से बाहर किसी के जूते नजर आ रहे थे। कभी कभी वो जूते टहलने लगते थे। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर दरिंदगी थी। देवराज चौहान ने कठोर चेहरे से उसे देखा। बाहर एक आदमी है और दरवाज़ा भी बाहर से बंद है। जगमोहन ने फुफकारने वाले स्वर में कहा, यहाँ से निकल जाना आसान नहीं है। जब तक हम दरवाज़ा तोड़ेंगे तब तक बाहर पारसनाथ के 10 आदमी आ पहुँचेंगे। हरामजादा। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है। एसी रूम है ये। जगमोहन कमरे में नजरें दौड़ा रहा था। लेकिन हमें यहाँ से हर हाल में निकलना है। ये कैसे होगा? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और जेब से फ़ोन निकाल लिया। किसे? जगमोहन ने देखा तो पूछा। खुदे को। वो बाहर कार में है। देवराज चौहान दांत भींचकर खुदे का नंबर मिलाता बोला। वो कोशिश करे तो मामला संभल जाएगा। मोना चौधरी क्या सोचती है कि वो इस तरह बच जाएगी? महाजन और पारसनाथ को नहीं छोड़ेंगे हम। सबको मार देंगे।
कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन कान से लगा लिया। धीरे बात करना, जगमोहन गुर्राया। दूसरी तरफ बेल गई, फिर खुदे की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो खुदे, देवराज चौहान के होठों से गुर्राती आवाज़ निकली। ओह देवराज चौहान भाई, बहुत देर लगा दी आने में, मैं तो कार में ही। मेरी बात सुन, देवराज चौहान ने दांत खींचे। हाँ, हम रेस्टोरेंट की छत पर बने कमरे में बंद हैं। बाहर एक आदमी है, दरवाज़ा बाहर से बंद है, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह रहा था। बात यहीं तक होती तो हम ही संभाल लेते, परंतु रेस्टोरेंट में कई ऐसे लोग हैं जो दरवाज़ा तोड़ने तक वहां आ जाएंगे। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा मतलब है कि मैं रेस्टोरेंट में आऊं, ऊपर छत पर पहुंचकर तुम लोगों को बाहर निकालूं? हाँ, पर यह काम आसान नहीं है। रेस्टोरेंट वालों से बचकर ये काम करना होगा। समझ गया, मैं अभी आता हूँ। वो भी रेस्टोरेंट में होगा जिसे हम लाए थे, उसकी निगाहों से भी बचना। ठीक है, पर मुझे बताओ कि ऊपर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ किस तरफ हैं? उधर से खुदे की आवाज़ आई। दांत भींचकर देवराज चौहान खुदे को रास्ता समझाने लगा। सबको मार देंगे हम, जगमोहन गुर्राहट भरे स्वर में बड़बड़ा उठा। हरीश खुदे ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। पहले की अपेक्षा अब थोड़ी चहल पहल पैदा हो गई। हॉल में जो पार्टी थी वहां भी लोग आने शुरू हो गए थे। रेस्टोरेंट में भी कुछ लोग नजर आने लगे थे। 7 से ऊपर का वक्त हो चुका था। बाहर की रोशनी अब अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी थी। खुदे आगे बढ़ा और रिसेप्शन डेस्क पर जा पहुंचा, जहां नई उम्र का युवक रेस्टोरेंट की वर्दी में खड़ा था। युवक की निगाह करीब आते खुदे पर जा टिकी थी। यस सर। युवक उसके करीब आने पर फौरन बोला। बाथरूम किस तरफ है? उधर सर। उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया। वहां से दाएं मुड़ जाएं। थैंक यू। खुदे मुस्कुराया और उस तरफ बढ़ गया। उसकी चाल सामान्य थी, नजरें घूम रही थी। सिर्फ एक ही डर था कि महाजन से उसका सामना ना हो जाए, जबकि पारसनाथ नीचे ही था और वो पारसनाथ के 2 कदमों के फासले से निकला था। आगे जाकर बाथरूम जाने के लिए उसे दाएं मुड़ना था, परंतु वो दाएं नहीं मुड़ा और सीधा निकल गया। आगे किचन था, परंतु किचन आने से पहले ही दाएं तरफ ऊपर जाने को सीढ़ियां थी। खुदे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि सीढ़ियां चढ़ते उसे किसी ने देखा नहीं था। उस वक्त वहां होटल का कोई स्टाफ नहीं था, जबकि सीढ़ियों के पास ही नो एंट्री का बोर्ड लगा था। खुदे सीढ़ियां चढ़ता पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां से घूमकर सीढ़ियां और ऊपर जा रही थी और ठीक सामने दूसरी मंजिल पर प्रवेश करने का रास्ता था, दरवाजा था, परंतु इस वक्त वो दरवाजा बंद था। खुदे फौरन ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे पता था कि उसे छत पर जाना है। अब वो पूरी कोशिश कर रहा था कि आहट ना उभरे, क्योंकि देवराज चौहान ने उसे बताया था कि ऊपर पहरे पर एक आदमी है। खुदे छत पर निकल आया। सामने ही एक आदमी खड़ा दिखा। उसके पास ही कमरे का दरवाजा बंद था। पहरा दे रहे आदमी ने खुदे को देखा कि खुदे कह उठा, सब ठीक है? क्या ठीक है? उस आदमी की आंखें सिकुड़ी। तुम कौन हो? कमाल। खुदे मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। तुम मुझे भूल गए क्या? जो तुम ऊपर कैसे आ? तब तक पास पहुंच चुके खुदे ने जोरदार घुसा उसके चेहरे पर मारा। उसे ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो छोटी सी चीख के साथ पीछे हुआ, परंतु खुदे ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। खुदे का दूसरा वार ठोकर के रूप में उसके पेट पर पड़ा तो वो पीछे दरवाजे से जा टकराया। खुदे ने 2-3 घूंसे उसके पेट पर मारे और हाथ बढ़ाकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। वो आदमी खुदे पर झपटा और उसे लिए नीचे गिरता चला गया। वो ठीक खुदे के ऊपर गिरा था। खुदे के होठों से कराह निकली और उसी पर उसे अपने ऊपर से हटा दिया। वो करीब में ही लुढ़क गया, फिर फुर्ती से पलटा कि खुदे ने उसके सिर के बाल पकड़कर सिर छत से मारा। वो चीखा। दोबारा तिबारा ऐसा किया तो वो बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। ये सब कुछ मिनट भर में हो गया था। तब तक देवराज चौहान और जगमोहन कमरे से बाहर आ चुके थे। खुदे उठ खड़ा हुआ। मैंने ठीक किया ना? खुदे मुस्कुराकर बोला। चुप कर साले, जगमोहन गुर्राया। यहाँ से जा और कार स्टार्ट करके रख। खुदे ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन की सुर्ख नजरें मिली। एकाएक देवराज चौहान पलटा और वापस कमरे में चला गया। जगमोहन दरवाजे पर पहुंचकर भीतर झांकने लगा।
देवराज चौहान को कमरे में कुछ तलाश करते देखा। क्या ढूंढ रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान को सोफे के पीछे से रिवॉल्वर उठाते देखा। अब चलो, देवराज चौहान गुर्राया। पारसनाथ और महाजन को भी अभी उन कुत्तों को रहने दो, जगमोहन ने दांत खींचे। इन्हें तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, ये बचने वाले नहीं। पहले हमें मोना चौधरी को खत्म करना है, अभी कुछ मत करना। चुपचाप यहाँ से निकल चलो, यहाँ से हमें मोना चौधरी के बारे में पता नहीं चलेगा कि कहाँ मिलेगी वो। ये बात कहीं और से पता करनी पड़ेगी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे आता जगमोहन कठोर स्वर में बोला, वो हमें रोकने की चेष्टा कर सकते, ऐसा हुआ तो मैं सबको शूट कर दूंगा। सीढ़ियां उतरता देवराज चौहान गुर्रा उठा। वे सीढ़ियां उतरते चले गए। नीचे पहुंचे जहां रेस्टोरेंट था। वहां अब काफ़ी भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे, थोड़ा शोर उठ रहा था। तेज रोशनियां वहां पर रोशन थी, परंतु अच्छा माहौल था। हॉल के भीतर की तरफ से म्यूजिक बजता बाहर आ रहा था और रेस्टोरेंट में भी मध्यम सी संगीत लहर बज रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु देवराज चौहान और जगमोहन के दिमाग चल रहे थे। वो बिना रुके बाहर की तरफ बढ़ते चले गए। रिसेप्शन की खुली जगह पर पारसनाथ 2 लोगों से बात कर रहा था। उसकी पीठ थी बाहरी दरवाजे की तरफ, इस वजह से वो इन दोनों को नहीं देख पाया था और पीठ होने की वजह से देवराज चौहान जगमोहन भी उसे नहीं देख पाए थे। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकलते चले गए। पार्किंग में खड़ी कार के पास पहुंचे। हरीश खुदे कार को स्टार्ट किए ड्राइविंग सीट पर था। आ गए तुम लोग? खुदे बोला। दोनों कार में बैठे, जगमोहन आगे, देवराज चौहान पीछे। खुदे ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। कोशिश करने पर भी हम मोना चौधरी तक पहुंचने में सफल नहीं हो सके। हमारी कोशिश ही गलत थी, जगमोहन होठ भींचकर बोला। हमें पहले ही पता होना चाहिए कि महाजन और पारसनाथ से हमें उस मोना चौधरी का पता नहीं मिलेगा। वो दोनों तो उसके भगत हैं, लेकिन हमें जल्दी से मोना चौधरी का पता जानना है, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। अगर मुझे मोना चौधरी का पता मालूम होता तो जरूर बताता, खुदे कह उठा। चुप कर साले, जगमोहन का हाथ घूमा और खुदे के गाल पर रगड़ खाता घूम गया। ऐसा मत किया करो, हाथ क्यों घुमाते हो? मैं तो डकैती के लालच में, पैसा कमाने के चक्कर में तुम लोगों के साथ हूँ। अब तुम लोगों का साथी बनने जा रहा हूँ, खुदे ने मुंह बनाकर कहा। इस बार हाथ नहीं घूमा जगमोहन का। हम किससे पता करें जगमोहन कि मोना चौधरी कहाँ रहती? एक मिनट, मेरी बात सुनो, हरीश खुदे फौरन कह उठा। एक बंदा है जो शायद कुछ बता सके। कौन? रहमान अहमद, वो अंडरवर्ल्ड की खबरें रखता है। साठी के काम के लिए मैं उसके पास कई बार जाता था। ऐसे लोगों की खबरें वो ज़रूर रखता है जिससे उसे कमाई हो सके। वो नोट हम देंगे, जगमोहन ने दांत पीसकर कहा। तो वहाँ चल, कहाँ रहता है वो? अब तो 8 बज रहे हैं, अंधेरा हो गया है, पीना भी शुरू कर दिया होगा उसने। चूना भट्टी के फ्लैट में रहता है, चूना भट्टी चल। सिर्फ 5 मिनट का फर्क पड़ा था देवराज चौहान और जगमोहन के जाने और मोना चौधरी के आने में। मोना चौधरी ने पार्किंग में कार रोकी और बाहर निकलकर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चेहरे पर हल्का मेकअप था, जीन्स की पैंट और कॉटन की स्कीवी पहन रखी थी, एकदम ऑल इन वन की तरह चमक रही थी। उसकी खूबसूरत चेहरे पर नजरें टिके तो हटे नहीं, परंतु उसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त गंभीरता थी। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी है। इस वक्त तो वो दिल फेक युवती की तरह लग रही थी। मोना चौधरी ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया, साथ ही उसकी नजरें घूमी। फौरन ही पारसनाथ दिखा, जो कि अभी भी 2 लोगों से बात करने में व्यस्त था। मोना चौधरी ने मोबाइल निकाला और उसका नंबर मिलाते आगे बढ़ गई। वो बाथरूम में उसी रास्ते की तरफ जा रही थी जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी। हेलो, पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं आ गई हूँ, ऊपर जा रही हूँ। महाजन कहाँ है? मोना चौधरी ने कहा। पहली मंजिल पर। मैं भी आ रहा हूँ, उधर से पारसनाथ की आवाज़ आई। मोना चौधरी ने मोबाइल जेब में डाला और सीढ़ियाँ चढ़ती पहली मंजिल पर पहुंची। सामने का दरवाज़ा खोला, जो कि खुलता चला गया। सामने ड्राइंग रूम था और महाजन टांगे पसारे सोफे पर बैठा था। आओ बेबी,
महाजन गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान कहाँ है? मोना चौधरी ने पूछा। छत वाले कमरे में। जगमोहन भी है। महाजन ने सिर हिलाया। दोनों को इतना गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर वो और भी भड़क जाएंगे। पागल हुए पड़े हैं वो। तभी कदमों की आहट गूंजी और पारसनाथ भीतर आया। अब भी वो यही कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। हाँ, तुम्हें फ़ोन करने के बाद उनसे हम नहीं मिले, पारसनाथ ने कहा। वहाँ मेरा एक आदमी पहरे पर है। ऐसा क्यों कर रहा है देवराज चौहान? ये जवाब तो तुम ही दे सकती हो बेबी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। हो सकता है तुम्हें याद नहीं आ रहा हो कि तुमने देवराज चौहान के खिलाफ कुछ किया हो। और मैंने कुछ नहीं किया, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान और जगमोहन बिना वजह तुम्हारे पीछे हैं? हाँ, वो बिना वजह मेरे पीछे हैं, मोना चौधरी ने पक्की आवाज में कहा। तो फिर देवराज चौहान से मिल लो, महाजन उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। तुम्हारे मन में देवराज चौहान के लिए कुछ गुस्सा जाने क्यों रहता है? शायद ये पूर्व जन्म का असर है, परंतु देवराज चौहान ने कभी भी तुम पर हाथ डालना नहीं चाहा, इसलिए उसकी आज की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ। तुम्हें लेकर उसका व्यवहार गुंडे की तरह हो रहा है। गुंडे की तरह? हाँ, जैसे वो सबसे बड़ा गुंडा बन गया हो। मुझे वो पहले वाला देवराज चौहान नहीं लगता। मैं उससे मिलूंगी, मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। पता तो चले कि बात क्या है। वो तीनों सीढ़ियां तय करके छत पर पहुंचे। वहां का नज़ारा देखते ही वो चौंक पड़े। वो आदमी अभी तक नीचे बेहोश पड़ा था और कमरे का दरवाजा खुला था। महाजन फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ा। पारसनाथ अपने आदमी को चेक करने लगा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गई थी। वो दोनों कमरे में नहीं है, भाग गए, महाजन तेजी से कमरे से बाहर निकलता कह उठा। उनका यहाँ से भाग जाना गलत हुआ। पारसनाथ के चेहरे पर सख्ती थी। वे पहली मंजिल पर पारसनाथ के घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। पारसनाथ के आदमी को होश आ चुका था और उसने बताया कि एक आदमी छत पर आ पहुंचा और उसने दरवाजा खोला। उसी ने उसे बेहोश किया। डिसूजा अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट के आसपास की जगह छान आया था, परंतु देवराज चौहान और जगमोहन नहीं मिले थे। गलती मेरी थी, महाजन बोला। मुझे खुद ही नाम के उस आदमी का ध्यान रखना चाहिए था जो बाहर कार में ही मौजूद था। उसे फोन करके बुलाया होगा देवराज चौहान ने। अपने बंधन खोल लिए होंगे और उन दोनों के सिर पर खून सवार है। शाम को उन्होंने पूरबनाथ साठी को मारा। फिर साठी? मोना चौधरी चौंकी। पूरबनाथ साठी को देवराज चौहान ने मारा? हाँ, पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। तुम चौंकी क्यों? किसने कहा कि साठी को देवराज चौहान ने मारा? मोना चौधरी ने पूछा। देवराज चौहान ने ही बताया। 4:30 बजे मैंने साठी के मारे जाने की खबर सुनी थी, परंतु ये नहीं पता था कि देवराज चौहान ने उसे क्यों मारा। इस बारे में देवराज चौहान ने बताया कि क्यों मारा उसे। शायद उन दोनों ने यही कहा था कि उन्हें याद नहीं साठी को क्यों मारा। मारना था इसलिए मार दिया। उसके बाद वे सीधा महाजन के पास पहुंचे और तुम्हें मारने को कहने लगे। तुम्हारे पास वो कब पहुंचे? 5:15 5:30, महाजन ने कहा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। क्या साठी से तुम्हारा कोई कनेक्शन था मोना चौधरी? पारसनाथ ने पूछा। थोड़ा सा वास्ता हुआ था, परंतु 15 दिन पहले वो काम खत्म हो गया, मोना चौधरी ने कहा। उस बात से तो देवराज चौहान का वास्ता दूर दूर तक नहीं था। वो तो तुम साठी के अपने कनेक्शन के बारे में बताओ, महाजन ने कहा। किसी पार्टी ने मुझे काम दिया था कि दुबई से एक बंदे को उठाकर हिंदुस्तान लाना है। पार्टी को उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि वो मुझे 50 करोड़ देने को तैयार था। इसके लिए मैंने विलास डोगरा और साठी से बात की कि उन दोनों में से कौन ये काम आसानी से कर सकता है। इसके लिए मैं 2 बार दोनों से मिली और अंत में 40 करोड़ में साठी से सौदा कर लिया। विलास डोगरा से नहीं? नहीं, 9वें दिन साठी ने मुंबई में ही वो बंदा मेरे हवाले कर दिया और मैंने उसे पार्टी को सौंप दिया। विलास डोगरा को पता था कि इस बारे में तुम साठी से भी बात कर रही हो? महाजन बोला। हाँ, विलास डोगरा और साठी दोनों ही जानते थे कि मैं दोनों में से एक को काम दूंगी। जब तुमने ये काम साठी को दिया तो विलास डोगरा को ज़रूर बुरा लगा होगा,
महाजन ने कहा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। काम हाथ में आते भी हैं और निकल भी जाते हैं, ये तो सामान्य सी बात है। मेरे ख्याल में तो विलास डोगरा अब तक इस बात को भूल भी चुका होगा। महाजन ने कुछ नहीं कहा। इस बात का देवराज चौहान से कोई कनेक्शन लगता है क्या? पारसनाथ ने पूछा। कह नहीं सकता, महाजन ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान का साठी को मारना, उसके बाद बिना सांस लिए बेबी की तलाश में दौड़ पड़ना, कहीं विलास डोगरा ने ही देवराज चौहान को इन दोनों की सुपारी दी हो कि नहीं, ये बात गले से नीचे नहीं आती। पारसनाथ ने कहा, देवराज चौहान इस तरह के काम नहीं करता। मोना चौधरी बोली, कम से कम मुझे तो इस खातिर नहीं मारेगा कि उसे कोई पैसे दे रहा है। विलास डोगरा को इस मामले से निकाल दो। लेकिन मोना चौधरी, देवराज चौहान का कौन सा कनेक्शन तुमसे जुड़ गया है जो वो तुम्हारे पीछे? यही तो समझने की चेष्टा कर रही हूँ। मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली, मुझे खत्म करने के लिए मुझे ढूंढना, ये देवराज चौहान के लिए बड़ी बात है, जिसकी वजह भी खास होनी चाहिए। इस बारे में अब क्या किया जाए बेबी? कुछ नहीं करना है, तुम लोग सावधान रहो। वो तुम दोनों पर भी। इस वक्त तो बात तुम्हारी है बेबी, महाजन चिंतित स्वर में बोला। अभी तक उसे तुम्हारा ठिकाना नहीं मालूम, परंतु वो पता कर सकता है कि तुम कहाँ रहती हो। देवराज चौहान के लिए ये बात जानना कठिन नहीं है। मैं सतर्क रहूंगी। बेहतर होगा कि तुम अपने घर पर ना रहकर कहीं और रहो, पारसनाथ ने कहा। मोना चौधरी बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर देता हूँ, पारसनाथ बोला। मैं देवराज चौहान से कभी नहीं डरी, जो आज बात डरने की नहीं है बेबी। वो पागल हुआ पड़ा है, तुमने उसे देखा नहीं? वो मेरे सामने आया तो मरेगा, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा और बाहर निकल गई। महाजन और पारसनाथ की नजरें मिली। नई मुसीबत खड़ी होने वाली है महाजन, पारसनाथ कह उठा। हरीश खुदे ने उस फ्लैट की बेल बजाई तो फौरन ही दरवाजा खुला। दरवाजे पर 50 बरस का रहमान अहमद खड़ा था। वो क्लीन शेव था और लुंगी बनियान पहने था। कैसे हो रहमान भाई? खुदे मुस्कुराकर बोला। तुम? रहमान अहमद पीछे हटता हुआ बोला, तुमने तो साठी के लिए काम करना छोड़ दिया है। तुम्हें खबर नहीं मिली? खुदे भीतर आता बोला। क्या? शाम को किसी ने साठी साहब को मार दिया? ओह! रहमान अहमद ने दरवाजा बंद किया। बुरी खबर है। किसने मारा? मालूम नहीं। तुम तो खबरें बेचते हो और तुम्हें नहीं खबर कि साठी साहब नहीं रहे? खबर लग नहीं सकी। कुछ दिन से बीमार चल रहा हूँ, लीवर खराब हो गया है। शराब पीकर? खुदे बैठता हुआ बोला। और क्या? रहमान मुस्कुराया और बैठ गया। डॉक्टरों को खर्चा देने आया था, अगर तुम लेना चाहो तो, खुदे ने कहा। रहमान अहमद ने खुदे की आंखों में देखा। क्या खबर चाहिए? इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी का ठिकाना जानना है। ये तो खतरनाक बात है। रहमान अहमद गंभीर हो गया। हरीश खुदे उसे देखता रहा। तेरे को खबर चाहिए? किसी को चाहिए, उसने मुझे पैसे देकर भेजा है। वो तेरे बारे में नहीं जानता, बात मुश्तकी रहेगी। कौन है वो? जैसे तेरा नाम उसे नहीं बताऊंगा, वैसे ही उसका नाम तेरे को नहीं बताऊंगा। पैसा ले, खबर दे, बात खत्म। रहमान अहमद ने पहलू बदला। हरीश खुदे की गंभीर निगाह रहमान अहमद पर थी। मालूम है ठिकाना? मेरा नाम नहीं आएगा बीच में, कभी नहीं। 1 लाख लूँगा, रहमान अहमद बोला। ये ज़्यादा है। मोना चौधरी का ठिकाना जानने के लिए 1 लाख बहुत कम है। खुदे ने जेब से 50,000 की गड्डी निकालकर दिखाई। यही है 50,000। बताता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाता हूँ। पार्टी इससे ज़्यादा नहीं देगी। पार्टी से बात कर, उसे मोना चौधरी का पता चाहिए तो पैसा ज़रूर बढ़ाएगी। नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा, खुदे उठता हुआ बोला। मैंने तो सोचा था बात बन जाएगी। बैठ जा। रहमान अहमद खड़ा हो गया। उसके हाथ से 50,000 की गड्डी ली और भीतर के कमरे में चला गया। खुदे खड़ा ही रहा। 2 मिनट बाद रहमान अहमद वापस आया। हाथ में छोटा सा कागज़ दबा था। ये ले। उसने खुदे को कागज़ थमाया। एड्रेस याद कर ले और कागज़ फाड़ दे। खुदे ने उसी वक्त एड्रेस को पढ़ा और कागज़ उसे थमाता कह उठा, तू ही फाड़ देना, फिर आऊँगा रहमान, कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। साठी को किसने मारा? कुछ तो सुना होगा, पीछे से रहमान अहमद ने पूछा। नहीं सुना, खुदे ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।